नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। बीएड, एमएड, बीपीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये सीरीज है और आज का सेशन जो हम करने जा रहे हैं उसमें शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। इसमें ये जो है आज ये टीचिंग एप्टीट्यूड का शिक्षण अभिक्षमता का दूसरा सेट है। आशा है आपने पहला सेट जरूर देख लिया होगा। आप में से जिन्होंने एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जरूर कर लीजिए। इस पर आपको बीएड की तैयारी कराई जा रही है, इसमें प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप अपने तैयारी का जायजा ले सकते हैं या फिर कुछ नए नॉलेज एक्वायर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने को कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, परिचर्चा विचार विमर्श शुरू करना और उसमें भाग लेना। इसमें अगर आप जाएंगे तो जो डी ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है इस परिप्रेक्ष्य में कि अगर कोई परिचर्चा शुरू की जाए, विचार विमर्श शुरू किया जाए और उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो तो शिक्षण का सबसे अच्छा फल उसमें मिलेगा। शिक्षण की सबसे अच्छी विधि जो है आपको परिचर्चा विचार विमर्श शुरू करने और उसमें भाग लेने से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शिक्षण का एक पेशे व्यवसाय के रूप में आनंद ले सकता है जब वह छात्रों पर नियंत्रण रखता है, छात्रों से सम्मान प्राप्त करता है, अपने साथियों से ज्यादा योग्य होता है, उच्च अधिकारियों के बहुत निकट होता है। इसमें अगर सारे ऑप्शंस का आप देखेंगे, अवलोकन करेंगे तो आपको छात्रों से जिन्हें ज्यादा सम्मान मिलता है, जिन भी शिक्षक को, तो वो ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं उस प्रोफेशन को। और ये वाला प्रोफेशन तो बहुत, ये जो हैबिट है बहुत गलत है। उच्च अधिकारियों के बहुत निकट होना, अपने साथियों से ज्यादा योग्य होना एक अच्छी क्वालिटी हो सकती है, पर सबसे जो अच्छा जो है वो आपको ये वाला है कि छात्रों से सम्मान प्राप्त करता है। वो शिक्षक जो है शिक्षण का एक पेशे के रूप में बहुत ही ज्यादा आनंद प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संभाषण पद्धति के अनुकूल होगी? समुदाय, संस्कृति, संस्थान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कक्षा शिक्षण में संभाषण पद्धति समुदाय के अनुकूल होगी, तो ये इसका सही उत्तर है समुदाय। अगला प्रश्न है, व्यावसायिकता का अर्थ है व्यावसायिक नियम संहिता का पालन, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, वेतन के लिए काम, बच्चों के प्रति उत्तरदायी। इसमें व्यावसायिकता का मतलब है बच्चों के प्रति उत्तरदायी होना। अगर बच्चों के प्रति उत्तरदायी हैं यानी कि आप व्यावसायिकता का वो जो है मतलब समझ पा रहे हैं, तो बच्चों के प्रति उत्तरदायी होना व्यावसायिकता का अर्थ है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी। अब किस मामले में शिक्षा सार्थक हो सकती है? जब वो छात्र केंद्रित होंगे, मतलब विद्यार्थी केंद्रित होंगे। छात्र मतलब सिर्फ छात्र नहीं, यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित अगर शिक्षा हो कि वो कितना समझ रहा है और उसके हिसाब से बनाया जाए, एबिलिटी के हिसाब से बनाया जाए,
तो वो जो उसका जो करिकुलम हो, अगर छात्र केंद्रित केंद्रित होगा तो शिक्षा काफी सार्थक सिद्ध होगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये डी जो है सरासर गलत वाला है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाना ये सही हो सकता है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना भी सही नहीं है। इसमें सबसे जो सही है वो है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो ये बहुत ही जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल में इस तरह का होना चाहिए कि जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दे और उसका उपयोग उनके बेहतरी के लिए करे। अगला प्रश्न है, एक बच्चे में नेतृत्व गुणों का विकास इसलिए होता है ताकि वे भविष्य में एक नेता बन पाए, व्यक्तित्व विकास कर पाए, मित्रता की भावना को बढ़ा पाए, कोई ज्ञात कारण नहीं होता है। बच्चों में नेतृत्व गुणों का विकास जो है वो किस लिए होता है ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर नेतृत्व गुणों का विकास जो है उनके व्यक्तित्व विकास के लिए होता है। अगर नेतृत्व बहुत जरूरी है किसी के व्यक्तित्व के विकास के लिए, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व गुणों में विकास होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व विकास कर पाए, इसलिए बच्चों में नेतृत्व गुणों का विकास जरूरी है। अगला प्रश्न है, एक स्कूल का प्रधानाचार्य अगले 5 वर्षों में की जाने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों के लक्ष्य की योजना बनाता है। यह एक उदाहरण है मूलारंभी योजना का, परिप्रेक्ष्य योजना का, प्रणालीगत दृष्टिकोण योजना का, लघु स्तरीय योजना का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें उठाया गया है कि ये प्रधानाचार्य जो है अगले 5 वर्षों के लिए अगर कोई योजना बना रहे हैं तो वो किस तरह की योजना में आएगा। वो आपको जो है ये परिप्रेक्ष्य योजना में आएगा, पर्सपेक्टिव जो स्कीम है पर्सपेक्टिव योजना में आएगा। तो इसका परिप्रेक्ष्य योजना सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में कहा गया है। सर हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन है POSDCORB, POCCC, POSD, तीनों सही है। जो सर हेनरी फ्यूल के अनुसार जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो पूछा गया है कि वो क्या है, तो उनके अनुसार POCCC जो है वो प्रबंधन है। इसके हिसाब से P जो है वो किसके लिए आता है, प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग हो गया। उसके बाद दूसरा है O है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर तीसरा जो है कमांड के लिए, कमांड भी हो गया। और जो अगला सी है वो है कोऑर्डिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, तो कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और जो आखिरी सी है वो कंट्रोल के लिए है। तो आप इस तरह से देखिए, इसमें पी प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, कमांड के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और कंट्रोल के लिए। तो POCCC सर हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन के ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये जरूरी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये जो है इसमें और भी एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। इसमें P जो है वो प्लानिंग के लिए हो गया,
ऑर्गेनाइजिंग के लिए ओ हो गया, एस के लिए स्टाफिंग हो गया, इन्होंने स्टाफिंग को भी इंक्लूड किया है, फिर डायरेक्टिंग भी है इसमें, फिर कोऑर्डिनेटिंग तो है ही हमारे पास, फिर जो है इसमें रिपोर्टिंग एंड बजटिंग भी है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग भी है इसमें, और सीओ पूरा ही वो कोऑर्डिनेटिंग के लिए उन्होंने यूज किया हुआ है। ये जो है लूथर गुलिक ने दिया था, ये वाला लूथर गुलिक ने दिया था। तो लूथर गुलिक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई लूथर गुलिक ने कौन सा दे दिया, तो लूथर गुलिक ने थोड़ा और बड़ा करके दिया है, POSDCORB। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग सब है, बजट तक भी है, तो लूथर गुलिक के हिसाब से। लेकिन इन्होंने अभी क्वेश्चन में हेनरी फ्यूल के हिसाब से पूछा गया है, तो उसमें सिर्फ हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल तक जाएंगे, मतलब POCCC तक जाएंगे। प्रश्न, अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शैक्षणिक संस्थान में काम करते हैं जहां लोगों की स्थिति समान है। इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित है? क्षैतिज संचार, ऊर्ध्वाधर संचार, सामूहिक संचार, पार संचार। इसमें जो है क्षैतिज संचार सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर सारे, जहां लोग जो है एक स्थिति से मतलब सेम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वहां पर क्षैतिज संचार जो है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही यूज करना चाहिए। उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित होता है क्षैतिज संचार। प्रश्न 71 है, बुनियादी शिक्षा योजना डैश पर आधारित है? डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों पर, महात्मा गांधी के विचारों पर, अबुल कलाम आजाद के विचारों पर, रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों पर। ये जो है ना, महात्मा गांधी के विचारों पर बुनियादी शिक्षा योजना जो है ये आधारित है। 1937 में उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना लागू किया था, जिसके हिसाब से ये था कि उनका मन ये था कि जो बुनियादी शिक्षा हो ना, ऐसी हो जो कि रोजगारों परक हो, मतलब जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें तो उनको रोजगार के लिए भी चीजें सिखाई जाए। तो 1937 में वर्धा योजना जो हुई थी, उसमें के हिसाब से वर्धा शिक्षा योजना जो उन्होंने चलाया था, उसी में जो है वर्धा शिक्षा योजना महात्मा गांधी के लिए था। तो ये बेसिक और ये बहुत ही पॉपुलर योजना था। तो ये बुनियादी शिक्षा योजना उसी पर आधारित है, महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर किस आयु के बाद मापी जाती है? 5 वर्ष और उससे अधिक, 7 वर्ष और उससे अधिक, 9 वर्ष और उससे अधिक, 11 वर्ष और उससे अधिक। तो यहाँ पर जो मापन की वो है, तो उसमें उन्होंने 7 वर्ष और उससे अधिक माना गया है। तो ये तो खैर सरकारी योजना होती है, तो जहां जहां रूल अलग अलग देशों के अलग अलग हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर भारत में जो है साक्षरता दर जो मापन होता है, उसमें आयु वर्ग कौन सा रखा गया? 7 वर्ष या उससे अधिक। अगर कोई 7 वर्ष का है, उसके अधिक है और वो लिखना जानता है, तो उसको साक्षर माना जाता है, अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है, और ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? शैक्षिक प्रबंधन जो एकेडमिक में मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो उद्देश्य नहीं है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मूल्यांकन करना, संसाधनों में असमन्वय, छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान। अब इसमें जो है असमन्वय जैसी चीज अगर हो गई तो दिक्कत है ना, ये तो नेगेटिव चीज हो गई। संसाधनों में समन्वय होना चाहिए,
तभी जाके इसका अधिकतम उपयोग हो पाएगा। ये जो है उद्देश्य है। मूल्यांकन करना भी उद्देश्य है। छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना भी जरूरी है। तो कौन सा नहीं है वो पूछ रहे हैं ना। तो संसाधनों में असमन्वय जो है ये शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव है। प्रश्न 74 है, IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो होता है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बिने, टर्मन। इसका जो सबसे सर्वप्रथम उपयोग किया था वो किया था विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न ने, और ये जो है जर्मनी के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये वर्ड जो है क्वाइन किया था। जर्मनी के ये थे और ये साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये जो है उन्होंने ये बनाया था, साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बनाया था कि मतलब ये जो है IQ शब्द कि जिससे कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट का पता चल पाए कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, उम्र के हिसाब से भी और ऐसे भी। मूल्यांकन की किस विधि से छात्र की कमजोरी की पहचान होती है? नैदानिक, परिस्थिति, निर्णयात्मक, निरंतर। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो जो नैदानिक होता है ना, उसमें जो मूल्यांकन पद्धति है, विधि है, उसमें नैदानिक विधि से छात्रों की कमजोरी का पता चलता है। तो नैदानिक आंसर इसका सही होगा, जिससे कि छात्रों के कमजोरी की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या विकसित होने की क्षमता है? प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग, एक दूसरे के शिक्षण को पूरा करने की आदत, एक दूसरे के शिक्षण में अंतराल को उजागर करना। इसमें जो है अगर समूह शिक्षण मतलब ग्रुप स्टडी आप कर रहे हैं तो एक दूसरे के शिक्षण को पूरक करने की आदत विकसित होती है। इसमें जैसे कोई स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा है तो वो डिस्कस करके पता कर लेते हैं कि हाँ ये चीज होना चाहिए। तो ये समूह शिक्षण बहुत जरूरी है, ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है। और उससे क्या विकसित होता है? सबसे ज्यादा एक दूसरे के शिक्षण को पूरक करने की आदत, मतलब अगर किसी में कोई कमी रह गई तो वो फिर पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यवस्थित विज्ञान क्या कहलाता है जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है? अभिप्रेरणा, मानसिक आरोग्यता, अधिगम, द्वंद्व। इसका सही उत्तर है अधिगम। नहीं, अधिगम तो पढ़ाई का हो गया मामला। तो इसका जो सही है वो है मानसिक आरोग्यता। मानसिक आरोग्यता क्या हो गया? मेंटल स्वास्थ्य जो हो गया। इस तरह से आरोग्य मतलब होता है स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के नियम, कानून और सिद्धांत प्राप्त करता है। अधिगम तो खैर कोई भी वो रूल है। अभिप्रेरणा मतलब जो वो है प्रेरणात्मक जो शिक्षा है। और ये द्वंद्व जो है तो ये एकेडमिक्स या द्वंद्व हो गया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अभिप्रेरणा मतलब जो आपको प्रेरित करता है। तो ये सब तो व्यवस्थित विज्ञान में नहीं आ सकता है। जो आएगा वो है मानसिक आरोग्यता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का निजी जीवन पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, चाहे जैसा हो उससे अंतर नहीं पड़ता, गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। ये बहुत ही सही है कि एक शिक्षक का जो निजी जीवन है वो भी ऐसा रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो उसके पद को बताता हो कि भाई वो एक शिक्षक है। समाज में मतलब
जिनका कि एक एग्जाम्पल हो। तो पद की गरिमा के अनुरूप अगर होगा शिक्षक का निजी जीवन, तो ही वो एक एग्जाम्पल बनेंगे। अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, मेधावी व परिश्रमी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने छात्रों के प्रति सच्ची लगन रखता हो। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे, अच्छे शिक्षक का तो ये तो है, गुण होना चाहिए, मेधावी व परिश्रमी भी होना चाहिए, सादा जीवन भी व्यतीत करना चाहिए, अपने छात्रों के प्रति सच्ची लगन रखता हो, ये भी। तो ये सारे ही ऑप्शन बहुत ही अपीलिंग है, मतलब लग रहा है कि ये सारे ही सही है। इनमें से जो सबसे ज्यादा है वो छात्रों के प्रति सच्ची लगन वाली बात है, क्योंकि वो अगर शिक्षक हैं तो अपने विषय में प्रवीण तो होंगे, तभी उनका वहां पर सिलेक्शन हुआ है, मेधावी और परिश्रमी भी होंगे तभी वहां पहुंचे हैं। सादा जीवन व्यतीत करने से जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने छात्रों के प्रति कैसी व्यवस्था रखते हैं, अपने मन में कैसी भावना रखते हैं, सच्ची लगन रखते हैं कि नहीं। तो इस तरह से इसका जो सही मतलब अगर ऑप्शन हमें चुनना होगा तो ये इसका सही ऑप्शन है कि अपने छात्रों के प्रति सच्ची लगन रखता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल्य साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है वो, डी ऑप्शन। तो यहां पर आपको बताना है कि क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है। तो ये जो है सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो आपको भाषा सिखाने में मदद करेगा। भाषा, क्योंकि ये एक सामाजिक मैटर है कि वहां पर लोग किस तरह से बोल रहे हैं, उनका एक्सेंट कैसा है, वहां पर क्या क्या किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, वो सभी भाषा सीखने सिखाने में आपको मदद करती हैं। कौन? सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसलिए भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण जो है वो है सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है? लेखन, श्रवण, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। भाषा का सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण काम है वो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन की, मतलब एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाना, चाहे वो ज्ञान की बात हो या जरूरत की बात हो, दोनों। तो भाषा संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज और छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। अध्यापक समाज और छात्रों के प्रति अगर जिम्मेवार होंगे, जवाबदेह होंगे, तभी उनका काम होगा। प्रधानाचार्य के प्रति होके कोई खास काम नहीं होना, अभिभावकों के प्रति और सरकार के प्रति जवाबदेह होने से कुछ काम नहीं चलेगा, जब तक कि शिक्षक या अध्यापक जो हैं वो समाज और छात्रों के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, तब तक उनका जो काम है वो पूरा नहीं हो सकता। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। देखिए, इसमें आपके पास ना ये ऑप्शन देखिए पहले ही काट दीजिएगा, आप ये ऑप्शन भी पहले ही काट दीजिएगा, ये ऑप्शन पहले ही काट दीजिएगा, क्योंकि इन सभी में एक कॉमन चीज है कि ये सभी जो है ना नेगेटिव है। देखिए आप, समूह प्रवृत्ति को दबाती है, ये क्या है? नेगेटिव चीज है। रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, ये भी नेगेटिव है। अमनोवैज्ञानिक है, ये भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या है? मनोवैज्ञानिक है। तो ये ऐसे ही आप इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि खेल से जो है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और फिर बच्चे ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे।
प्रश्न 84 है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यावहारिक मनोविज्ञान का, ये सभी। अब देखिए ऑप्शन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि भाई देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की भी जरूरत है, बाल मनोविज्ञान और व्यावहारिक मनोविज्ञान भी चाहिए। तो ये सभी इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से उपर्युक्त सभी जो है इसमें अच्छे शिक्षक को इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा का जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, और बाल का भी, बाल मतलब बच्चों के लिए भी जो चिल्ड्रन साइकोलॉजी है, और जो व्यवहारिक जो हम व्यवहार करते हैं उसका। तो ये सभी का ज्ञान जरूरी है। तो एक अच्छे शिक्षक को इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न 85 है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्कूल के ऊपर होना चाहिए, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। नैतिक शिक्षा भी स्कूल को ही देना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी भी, उत्तरदायित्व भी स्कूल के ऊपर ही होना चाहिए। अगर स्कूल ये उत्तरदायित्व ढंग से निभाएंगे तभी ये नैतिक शिक्षा जो है बच्चों तक पहुंच पाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना चाहिए। पूर्णतः सहमत हैं आप? असहमत हैं? कोई विचार नहीं रखते हैं? कम सहमत हैं? शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना चाहिए, ये पूर्णतः सहमत होने वाली बात है। ये होना ही चाहिए, ये जरूरी है। तो ये एक बहुत ही जरूरी कंस्टिट्यूएंट है कि शिक्षकों के निर्देशन में नेतृत्व गुणों का विकास किया जाना चाहिए विद्यार्थियों में। पूर्णतः सहमत। अगला प्रश्न है, एक अच्छा प्रबंधक होता है परिस्थिति जन्य, जन्मजात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो होना चाहिए क्या? साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। तभी वो सही रूप से जो मैनेजमेंट कर पाएगा। परिस्थिति जन्य, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, ऐसा नहीं। जन्मजात तो खैर मुश्किल ही है। तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा प्रबंधक जो एक गुड मैनेजर है उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उसमें होना बहुत जरूरी है। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, उपर्युक्त सभी। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है उपर्युक्त सभी, पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं इसमें, शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, ये सभी है। तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है शैक्षिक प्रबंधन, एकेडमिक मैनेजमेंट का। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। छात्रों का विश्वास। अभी भी हमने देखा था एक और प्रश्न इस तरह का आया हुआ था कि सबसे ज्यादा वो जो है क्या महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए। तो ये जो है छात्रों का विश्वास जो है बहुत जरूरी होता है किसी भी शिक्षक के लिए। तो ये छात्रों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है कि भाई ये शिक्षक जो है सही करा रहे हैं। क्योंकि जब अगर छात्र विश्वास करेंगे तो उनसे सीखेंगे। उनकी नौकरी, उनकी गरिमा या मर्यादा, उनके शिक्षण के प्रति आस्था, ये सभी तो महत्वपूर्ण है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है छात्रों का विश्वास है। प्रश्न 90 है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी। तो ये इसका सही उत्तर तो ये सभी ही है, क्योंकि ये देखिए सारे ही पॉजिटिव हैं और सारे इसके हैं जरूरी वाले। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो इसमें भी छात्र जो है अगर शिक्षा के केंद्र में होंगे तभी वो जो है सही होगा, शिक्षा जो है सार्थक होगा।
जब वो छात्र केंद्रित होंगे। छात्र का मतलब फिर से यहाँ विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं प्रधानाचार्य, विद्यार्थीगण, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। विद्यार्थी गण से किसी शिक्षक के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी है तो आप विद्यार्थी से पूछिए, ना कि उसके प्रधानाचार्य से, वो तो स्टाफ है। समाज के संभ्रांत लोगों से, जरूरी नहीं है कि वो इसमें अपनी दक्षता रखते हों। से विशेषज्ञ से अगर पूछेंगे तो वो तो अपना टेस्ट वेस्ट करके बता देंगे, लेकिन ये जो है विद्यार्थीगण जो बताएंगे वो कोई नहीं बता सकता। तो इसमें शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? विद्यार्थीगण कर सकता है। एक शिक्षक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, उनका अच्छा चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, उनकी धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण अगर है किसी शिक्षक में तो वो उसका श्रेष्ठतम गुण है, क्योंकि शिक्षक को रखा किस लिए गया है? अध्यापन के लिए। तो अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण तो चाहिए ही चाहिए। उनका चरित्र और अध्यापन के प्रति उच्च विचार, उनकी धर्मनिरपेक्षता, ये सभी सब्सिडियरी गुण हो सकते हैं, पर जो श्रेष्ठतम गुण है वो पूर्ण समर्पण होना चाहिए कि भाई पढ़ाना है तो पढ़ाना है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े विद्यालय प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देके। देखिए इन सभी से तो हो जाता है, अच्छा वेतन देके भी, और कड़े विद्यालय प्रशासन द्वारा भी कर सकते हैं, परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक वो मिल जाएगा, उनको बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन इनमें सबसे जो है अधिक जो इम्पोर्टेंट है वो है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। अगर आप उनके कार्यों की सराहना करेंगे तो जाके उनके शिक्षक और अच्छे से मन लगा के काम करेंगे, है ना। तो इस तरह से अध्यापक के कार्यों की सराहना करके हम एक शिक्षक की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। लोकतांत्रिक जो क्लास में अगर कक्षा नेतृत्व हो तो वो जो है वो सबसे उत्तम माना जाता है। तो इसलिए लोकतांत्रिक होना चाहिए कक्षा नेतृत्व। मतलब जैसे मॉनिटर वगैरह का अगर आप चुनाव करते हैं तो वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, सभी के मतों के हिसाब से होना चाहिए, और जिनको सबसे अधिक मत मिला हो उन्हीं को आप जो है कक्षा का नेतृत्व संभालने के लिए दें, तभी उनके पास जो है मतलब ये होगा कि एक उत्तम चीज आपके साथ हुई है। और अगला प्रश्न है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाता है तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहज तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। इसके लिए जो है ना सहज तैयार हो जाना सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि आपको गंभीर विषय पूछा गया है तो गंभीर शिक्षकों को गंभीर विषय के प्रति हमेशा तैयार रहना चाहिए, ऑलवेज रेडी। तो सहज तैयार हो जाएंगे जब, तब जो है आपको जो है गंभीर विषय के प्रति भाषण देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है? देखिए असंभव है, हंसने के लिए सही बात कर सकते हैं, अनावश्यक है हंसने के लिए, पिछड़ापन है, ये भी कई लोग मानते हैं इस चीज को। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आवश्यक हो गया है आजकल के डेट में, वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता एकदम कम हो गया है, तो उसको देना जरूरी है, आवश्यक है, अति आवश्यक है इनफैक्ट। क्योंकि अगर आध्यात्मिक रहेगा तो वैज्ञानिकता के साथ मिलकर आध्यात्मिकता बहुत कुछ कर सकता है, बहुत पोटेंशियल है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उपर्युक्त सभी। आपको देखिए
अगर आप हर एक कार्यक्रम में, विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, खेल कूद, को करिकुलर एक्टिविटीज, नाटक, डांस, नृत्य, गाना, ये सभी, तो आप जो है विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में अगर भाग लेंगे तो आपको सीखने का अवसर मिलेगा, आपको का जो झिझक है वो खत्म होगा। इससे क्या होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस को तो हाई कर देता है। अगर आप एक बार स्टेज पे जाइए कभी विद्यालय के, तो आपको पता चलेगा कि ये आत्मविश्वास कितना बढ़ाता है। तो इस तरह से इसमें हम किसके साथ जा सकते हैं, उपर्युक्त सभी। ये उपर्युक्त सभी के साथ जाना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सभी कार्यक्रम में भाग लेंगे तो आपका जो है बहुत ही चहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में अनिवार्य रूप से क्या होना जरूरी है? परीक्षकों को निर्देश, शिक्षकों को निर्देश, गृह कार्य के लिए निर्देश, बहुत से प्रकरणों की सूची। देखिए, ये सब जो है परीक्षकों को निर्देश, गृह कार्य के लिए निर्देश, सूची वगैरह तो होना चाहिए, वो तो है, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। लेकिन अगर शिक्षकों को निर्देश नहीं रहेगा ना, तो वो बुक जो है थोड़ा वैसा हो गया, स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। शिक्षकों को निर्देश होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की ये एक जो अवधारणा है, ये जरूरी है, उसमें होना चाहिए कि अगर वो पाठ्य पुस्तक सही में वाकई में अच्छी है तो उसमें शिक्षक को इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, केवल आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, विद्यार्थियों का। देखिए, शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी वर्गों का शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, हो सकता है, अगर इसको सही रूप से आप जो है लागू करेंगे तब। तो इस तरह से ये समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी है और शिक्षा के माध्यम से हम समाज के सभी वर्गों का हित कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए। आशा है आपको ये सारे प्रश्न जो है पहले से आते होंगे, अगर नहीं आए होंगे तो अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। कृपया एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। और एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। हम इस पर इसी तरह के वीडियोस लेके आते रहेंगे और बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी। अब पेपर आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी पेपर होने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। सारा चीज अभी साइड कर दीजिए, जो चीज थोड़े दिन के लिए रुक सकता है तो आप जरूर रुकिए, रोक दीजिए उसको, और आप जो है ये काम तो कर ही लीजिए कि इसकी तैयारी कर लीजिए, बीएड की तैयारी कर लीजिए, एमएड की तैयारी कर लीजिए, बीपीएड की तैयारी कर लीजिए। तो बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर upcoming examinations. Thank you so much. Thanks a lot. Enjoy yourself.